नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2 मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं में आज हम डे 6 देख रहे हैं। लास्ट पाठ आज यहाँ पे पूरा हो जाएगा। टॉपिक के साथ साथ मैं आपको स्वाध्याय भी हल करवा दूंगा। तो हम इसमें देखेंगे आज व्यापार चक्र क्या है। मानव जीवन की तरह अर्थतंत्र में भी क्या होता है, चक्रीय परिवर्तन होता है। जिस तरह से मानव का जीवन कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी उतार, कभी चढ़ाव, ऐसे चक्रीय परिवर्तन में भी देखने को मिलता है। इसमें कभी संतुलन, कभी असंतुलन, कभी उतार, कभी चढ़ाव, ऐसे व्यापार चक्र के 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन, मौसमी आर्थिक परिवर्तन, दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन और चक्रीय आर्थिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम आकस्मिक की बात करें तो आकस्मिक परिवर्तन होते रहते हैं अर्थतंत्र के अंदर। ऐसी कोई नई बात नहीं है। भूकंप आना, बादल फटना, बाढ़ आना, अकाल पड़ना इत्यादि, ये सब चीज़ें क्या है, देखने को मिलती रहती हैं। अर्थतंत्र में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव दीर्घकालीन असरें पैदा कर देती है। एक बार जैसे कि फसल का उत्पादन हुआ, बाढ़ आई, फसल नष्ट, अब तो अगले सीजन में ही फसल का उत्पादन होगा। ये सब चीज़ें क्या है, भूकंप आ गया, घर मकान आदमी जीवन में एक बार बनाया, लेकिन क्या बेचारे का गिर गया। अब गिर गया तो क्या हो गई, समस्या हो गई। अब वो फिर जीवन में बनाए ना बनाए, कब बनाए, कैसे बनाए, कितना संघर्ष किया होगा उसने, कितना संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए इसे लंबे समय तक दीर्घकालीन का परिवर्तन कहा जाता है, जो आकस्मिक अचानक आता है। ठीक है। आकस्मिक परिवर्तन कई बार अर्थतंत्र के किसी एक भाग या प्रदेश में भी सीमित होकर रह जाता है। मतलब कि जैसे कि आप जहाँ रहते हो वहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ से 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर खूब बारिश हो गई। आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, दूसरे राज्य में बाढ़ आ गई है, पूरा फसल नष्ट, घर मकान गिर गए। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उसका अगला पॉइंट है मौसमी आर्थिक परिवर्तन। मौसम के आधार पर, ऋतु के आधार पर जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह ठंडी गर्मी फिर बरसात, ठंडी गर्मी फिर बरसात, पहले ठंडी फिर गर्मी फिर क्या होता है, बरसात। ऐसे अलग अलग ऋतु में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग सीजन में क्या होता है, अलग अलग चीज़ वस्तुओं की मांग होती है। उसके अनुसार रोजगार उत्पादन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ठंडी के टाइम में आप कॉटन कपड़े बेचोगे, कॉटन कपड़े का उत्पादन करोगे तो कैसे कोई लेगा, तकलीफ है। गर्मी के टाइम में स्वेटर बेचोगे, गर्म कपड़े बेचोगे, तो ये भी जिस मौसम में, जो मौसम है उस मौसम में वही प्रकार के कपड़े होने चाहिए, वही उसी की मांग होती है। मौसम के आधार पे फसल का उत्पादन, फल का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन, ठीक है। रहन सहन का तरीका क्या होता है, मौसम बदलने के साथ बदलता रहता रहे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग परिवर्तन देखने को मिला। उत्पादन, रोजगार देखने को मिला, एक चक्र समय अंतर के साथ बदल जाता है। दीर्घकालीन परिवर्तन, अर्थतंत्र में किसी निश्चित दिशा में क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में लंबे समय के लिए जो परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है उसे क्या कहते हैं, दीर्घकालीन परिवर्तन कहते हैं। किसी निश्चित, किसी गतिशील अर्थतंत्र में दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन होते रहते हैं, जो एक ही दिशा में देखने को मिलता है, एक ही दिशा में, वह चक्र की तरह घूमता नहीं है। अगला पॉइंट है प्रकार का लास्ट, चक्रीय आर्थिक परिवर्तन। एक ही समय अवधि के दौरान ऊर्ध्वगामी, अधोगामी आर्थिक रुझान, आर्थिक परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है। ऐसे परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, उन्हें पहचाना जा सकता है। अनिश्चित हैं लेकिन फिर भी क्या होगा, उन्हें पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के व्यापार चक्र चक्रीय परिवर्तन के रूप में जाने जाते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्र की परिभाषा भी अलग अलग दी है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बताऊँ होटरे हेबलर के मतानुसार, तो आप ध्यान देना, अर्थतंत्र में बारी बारी से आने वाले इच्छनीय और अइच्छनीय आर्थिक परिवर्तन अर्थात क्या होता है, व्यापार चक्र। वहीं पर होटरे ने कहा है कि उनके मतानुसार व्यापार के इच्छनीय और अइच्छनीय सोपान में जो बारी बारी से आते हैं, देखो यहाँ भी बारी बारी से आ रहे हैं, यहाँ भी बारी बारी से आ रहे हैं, यहाँ भी इच्छनीय अइच्छनीय आ रहे हैं, यहाँ भी इच्छनीय अइच्छनीय आ रहे हैं। ठीक है। फर्क क्या है, आर्थिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, सोपान देखने को मिल रहा है, बाकी सेम है, सरल है, कुछ
टेंशन वाली बात नहीं, आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। अब इसके क्या कुछ लक्षण दिए हुए हैं, देखिए कितने लक्षण दिए हैं, 4। अर्थतंत्र में आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इच्छनीय अइच्छनीय 2 ऐसे व्यापारिक सोपान देखने को मिलते हैं। मूलभूत रूप से अर्थतंत्र में उपभोग के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है। चक्रीय व्यापार, चक्रीय उतार चढ़ाव, समान समय अंतर में भी परिवर्तन नहीं होता है। कभी तेजी मंदी ऐसे सब कुछ देखने को मिलते हैं। सोपान देखेंगे, व्यापार चक्र के कितने सोपान हैं, 4। अब व्यापार चक्र के 4 सोपान कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 1 है तेजी, गिरावट, सुधार, मंदी। जो चक्र एक प्रकार का बनता है, किस प्रकार का बनता है, चक्र एक बनता है। कैसे बनता है ये देखिए, यहाँ पर एक चक्र बनेगा। यहाँ पर जब सबको रोजगार मिल रहा है, अच्छी आय प्राप्त हो रही है तो तेजी का दौर है, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, गिरावट देखने को मिलती है। गिरावट के बाद फिर क्या हो जाएगा, मंदी देखने को मिलती है। मंदी के बाद फिर क्या होता है, सुधार देखने को मिलता है, मतलब फिर से व्यापार थोड़ी उन्नति पे है। सुधार के बाद फिर तेजी देखने को मिलती है। तो इस तरह से व्यापारी मित्रों क्या होता है, अर्थतंत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में एक चक्रीय परिवर्तन देखने को मिलता है। अब तेजी जैसे व्यापार चक्र के इस सोपान में व्यापार प्रवृत्ति उत्तम कक्षा पे, सबको रोजगार, पूरा 8 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे काम। 8 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे अगर काम मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से उसका वेतन भी बढ़ेगा। वेतन बढ़ेगा तो आय बढ़ी, आय बढ़ी तब वो खर्च करेगा, भौतिक चीज वस्तुओं की खरीदी करेगा, उसका विकास देखने को मिलता, उसका कल्याण देखने को मिलता, उसकी संपत्ति में सुधार देखने को मिलता है। यहाँ मांग और उपभोग के ऊंचे दर के कारण अर्थतंत्र में लाभ की स्थिति होती है। मांग बढ़ेगा, लोग वस्तु का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, अर्थतंत्र में आयात निर्यात उत्पादन बढ़ेगा तो लाभ भी बढ़ेगा, पूंजी निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार का ऊंचा दर भी देखने को मिलता है तेजी के दौरान। जबकि गिरावट में क्या होता है, उसकी अपेक्षा पूंजी निवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लाभ की अपेक्षा लाभ कम हो जाएगा, पूंजी निवेश बढ़ जाएगा। साधनों की मांग बढ़ने से उसकी कीमतें क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। उत्पादन खर्च बढ़ने लगता है, लाभ घटने लगता है। और दूसरी ओर लोगों का उपभोग खर्च घटते दर से बढ़ने से अर्थतंत्र में कमजोरी देखने को मिलती है, मांग में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा है ही नहीं। जिन लोगों को 8 घंटे काम मिलता था तेजी के समय, उनको 16 घंटे काम हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 8 घंटे में क्या हो गया, 6 घंटे हो गया, गिरावट आया थोड़ा इसलिए। और ऐसी परिस्थिति में कोई नया पूंजी निवेशकार जो है वो नई पूंजी लगाकर किसी कंपनी कारखाने को शुरू करता नहीं, घाटा क्यों सहेगा। देख रहा है मार्केट में मंदी चल रही है, गिरावट का परिस्थिति चल रहा है, क्यों वो घाटा सहेगा, नहीं सहेगा। उसके बाद आएगा विद्यार्थी मित्रों मंदी। मांग में कमी, पैसा नहीं है लोगों के पास, कीमत घटने के रुझान प्रवाह से लाभ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मांग कम हो जाएगी तो कीमत घटानी पड़ेगी, अब कीमत घटानी पड़ेगी तो लाभ घट जाएगा, लाभ घट जाएगा तो आय घट जाएगी, ठीक है। तो रोजगार में कमी देखने को मिलती है, भाई लोगों की छटनी करने लगते हैं। कुछ लोगों को कंपनी से बंद कर देंगे, बोलेंगे गांव घूम कर आओ, आराम करो, तब तक अभी काम धंधा है नहीं कुछ। 8 घंटे काम करने वाले को 4 घंटे काम मिलने लगेगा। ये सब चीज़ें क्या होती है, परिणाम स्वरूप अधिक भाव घटने की उम्मीद से मांग में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, रुक जाता है। मंदी की स्थिति जिसे कहते हैं, लोगों के पास खरीद शक्ति के बावजूद होने के बावजूद भी वो क्या करते, खरीदी करते नहीं है, क्योंकि मंदी का दौर है, खरीद कर क्या करेंगे, ठीक है। ये सारी समस्याएं, निराशाजनक स्थिति लोगों के जीवन में देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे सुधार। अब धीरे धीरे क्या होगा, परिवर्तन होगा, सुधार देखने को मिलेगा। अर्थतंत्र में व्यापक निराशा में से अपने आप की खरीदी की ओर क्या होगा, एक नया वातावरण का सर्जन होता है। लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, पैसे को खर्च कर रहे हैं, सुधार का परिवर्तन देखने को मिला। मांग बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, ठीक है। बेरोजगार साधनों को काम मिलने लगेगा। जो कंपनी कारखाने बंद हो गए थे, जो मशीनें बंद हो गई थी, लोग गांव गए थे वो आ गए, मशीन चालू हो गई। मशीन चलने से क्या होगा, लोगों को काम मिलने लगेगा, आय बढ़ने लगेगी, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा।
ये सारी परिस्थितियाँ फिर से सुधारजनक देखने को मिलती है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हमारा कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2 पूरा होता है। अब मैं आप लोगों को पाठ 2 के स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर अंदर किस पेज पर कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा उसका टिक लगवा दे रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक वहाँ से क्या कर सकते हैं, देखकर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 नीचे दिए गए सही विकल्प की पसंदगी करनी है। उसमें भी पहला दिया है, मानव जीवन के लिए वस्तु कितनी उपयोगी है। यह विषय वस्तु का कौन सा मूल्य दर्शाता है, तो उपयोगिता मूल्य। वस्तु या सेवा के बदले में चुकाई जाने वाली वित्तीय मतलब पैसा का प्रमाण क्या है, तो कीमत। ठीक है। नीचे दर्शाई गई वस्तुओं के किन वस्तुओं का समावेश भौतिक मतलब जिसे हम देख सके, छू सके। आप देख सकते हैं संगीत को छू सकते हैं, देख सकते हैं नहीं। शिक्षा को मैं जो बोल रहा हूँ, आपका टीचर जो आपको पढ़ाता है नहीं। चिकित्सा सलाह जो डॉक्टर आपको सलाह देता है नहीं, तो फ्रीज आंसर आएगा। चौथा, संपत्ति में नीचे दर्शाए गए विकल्प में से कौन सा लक्षण नहीं है। संपत्ति के लक्षण थे, कौन सा नहीं है। उपयोगिता का गुण बाह्य रूप और विनिमय होना चाहिए, तो उसका प्रमाण अधिक है, ये नहीं होना चाहिए। तमाम प्राकृतिक संपत्ति अर्थात क्या है, प्राकृतिक मतलब किससे मिलता है, प्रकृति के द्वारा, तो जमीन। नीचे दर्शाए गए प्रकार में से कौन सा प्रकार व्यापार चक्र का नहीं है, तो आकस्मिक भी है, मौसमी भी है, दीर्घकालीन भी है, तो आंशिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मूल्य का अर्थ, पेज नंबर 19। सर्व सुलभ वस्तु का अर्थ और उदाहरण बताइए, तो पेज नंबर जो है 12। अर्थशास्त्र में नाशवान वस्तु, पेज नंबर 13। उपभोग की वस्तुओं का अर्थ उदाहरण, पेज नंबर 13। किस संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति कहते हैं, तो पेज नंबर 14। उत्पादन के साधन का अर्थ बताइए, तो पेज नंबर 15। पूंजी का अर्थ बताइए, तो पेज नंबर 16। हेबलर के मतानुसार व्यापार चक्र की परिभाषा, तो पेज नंबर 17। व्यापार चक्र के कितने सोपान हैं, कौन कौन से हैं, तो पेज नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 3 संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला, निजी वस्तु और सार्वजनिक वस्तु के बीच में अंतर, दो मुद्दे, तो आपको क्या करना है, इसको पढ़कर लिखना है। ये पेज नंबर आपको 13 पर मिल जाएगा। ठीक है। वस्तु और सेवा का अर्थ बताकर उदाहरण बताना है, तो पेज नंबर 12। टिकाऊ वस्तुओं का अर्थ बताइए, तो पेज नंबर 13। अर्थशास्त्र में किन वस्तुओं को उपभोग की वस्तु के रूप में जाना जाता है, तो पेज नंबर 13। व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति, तो पेज नंबर 14। प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार संपत्ति का अर्थ बताइए। ठीक है, तो पेज नंबर 13। उत्पादन का अर्थ बताइए, तो पेज नंबर 15। उत्पादन के साधन के संदर्भ में श्रम का अर्थ बताइए, तो पेज नंबर 15। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4। संक्षिप्त उत्तर मतलब मुद्दा सर दीजिए। कीमत और मूल्य का अर्थ जो है वो हम देख लेंगे यहाँ पे पेज नंबर 13 पे। वस्तुओं के प्रकार बताकर उपभोग की वस्तु और उत्पादक के वस्तु का ख्याल से उदाहरण समझाइए, तो पेज नंबर 13। संपत्ति नहीं, यहाँ पे ये पेज नंबर 11 और ये पेज नंबर 13। संपत्ति के प्रकार बताकर राष्ट्रीय संपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति जो है वो पेज नंबर 15। संपत्ति का प्रकार बताकर राष्ट्रीय संपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति जो है पेज नंबर 14। उत्पादन साधन का अर्थ बताइए, तो पेज नंबर 15। व्यापार चक्र की परिभाषा देकर व्यापार चक्र के सोपान बताइए, तो पेज नंबर 17। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। पहला है संपत्ति का अर्थ बताकर उसके लक्षण समझाइए, तो पेज नंबर 13। और यहाँ पे अर्थतंत्र में आने वाले चक्रीय आर्थिक परिवर्तनों के प्रकार की जानकारी दीजिए, तो पेज नंबर 16। उत्पादन का अर्थ बताकर उत्पादन के साधनों के संदर्भ में चर्चा कीजिए, तो पेज नंबर 15।
तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ जो है ये आज पाठ कक्षा 11 पाठ 2 मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं स्वाध्याय के साथ पाठ यहाँ पे पूरा होता है। दिन 6 डे 6 छठा दिन में पाठ पूरा हुआ। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक, सगे संबंधियों तक पहुँचाएं, थोड़ा सा सपोर्ट करें। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।